आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे हम लोग ने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया था जो 12 से 35 आर्टिकल तक था, और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा था जो आर्टिकल 36 टू 51 तक था। और तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने आर्टिकल में है? 51A आर्टिकल में। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, जैसे फंडामेंटल राइट्स से मौलिक अधिकार, इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की जरूरत कब हुई? जब इंदिरा गांधी की या कांग्रेस की सरकार थी, उस समय नेशनल इमरजेंसी लागू हुआ था। कब? 1975 टू 77। उसके बाद से ही जरूरत हुई थी कि फंडामेंटल मौलिक कर्तव्य भी होनी चाहिए। तो उसी समय स्वरण सिंह कमेटी फॉर्म हुई थी। उसी में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में किस अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था, इन्फोर्स किया गया था, जिसमें कि 10 कमांडमेंट, 10 बातें बताई कर्तव्य के बारे में बताई गई है। ठीक है, और इसको जोड़ा गया है पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के ए में। ऐसे पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी है, तो इसको पार्ट 4A में जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ 51 तक है, तो इसमें 51A में ही सभी 10, पहले 10 ही थे कर्तव्य, लेकिन 2002 में 86 अमेंडमेंट के थ्रू किसको जोड़ दिया गया? 11वां कमांडमेंट को, कर्तव्य को। ठीक है, जिसमें बताया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देने के बारे में बताया गया। ये इतना हो गया। और जैसे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार था, इन्फोर्सिएबल था और जस्टिफिएबल भी था, लेकिन डीपीएसपी नहीं था कुछ भी, ना इन्फोर्सिएबल ना, और ये क्या था? नॉन जस्टिफिएबल। वैसे ही हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये भी क्या है कि लीगल नहीं है, नॉट लीगल। इसको भी इन्फोर्स नहीं किया जाता। इसका मतलब जैसे फंडामेंटल राइट, अगर हमारा कोई अधिकार या राइट्स की अवहेलना हो रही है, इन्फ्रिजमेंट हो रही है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो जस्टिस मिल सकता है। लेकिन डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी में लेजिस्लेशन होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें होगी। तो यही अंतर है। बस इतना ही हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ना है। इसमें इतना जानने के बाद आपको बीपीएससी प्री, इवन की यूपीएससी प्री में भी जितने क्वेश्चन हैं, इसी के इर्द गिर्द जितना अभी मैंने आपको फैक्ट बताया है या थ्योरी बताया है, इसी में हो गया है सब। और बाकी जो भी इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जितने भी कर्तव्य है हमारे, उसके डिटेल, बाकी इतना ही थ्योरी है या कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वही चीज़ को फिर से मैंने अभी जो बताया है रिटन फॉर्म में है, फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, एक बात और है, जैसे फंडामेंटल राइट हमारा है किस देश से लिया गया था? यूएसए से। डीपीएसपी किस देश से लिया गया था? तो ये आयरलैंड। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो ईस्ट वाली, जो पहले का यूएसएसआर है, जो कि 1990 में, 92 या 90 में टूट के फिर सोवियत रसिया बन गया था, टूट गया था, जो यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रसिया था, टूट गया। तो उस समय के लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और ये स्वरण सिंह कमेटी में जो बताया था 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। आपको राइट दे दिया जाए, लेकिन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। आपको बना दिया गया एसडीएम, डीएसपी, राइट दे दिया गया ना ही, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया ही नहीं गया, तो आप अच्छा से कर ही नहीं पाएंगे। जैसे लॉर्ड एक्टन ने एक बात बोली थी, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसने कहा था? लॉर्ड एक्टन ने। कि अगर पावर क्या बोलता है, भ्रष्ट कर देता है, जिसके बाद पूरी पावर है, यानी कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है। किसने कहा था? लॉर्ड एक्टन ने। तो बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा था? पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लॉर्ड एक्टन। करप्शन पे आ जाए, इस पे आ जाए, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाए, इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बारे में आपको फंडामेंटल राइट तो दे दिया गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके पास, इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास ड्यूटी भी होनी चाहिए। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंट्रोड्यूस किया, मौलिक कर्तव्य इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। और जो बताया था आपको मैंने कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी था, जो 6 से 14 के ईयर्स के लिए, उनके लिए एजुकेशन के लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखना है। 42nd अमेंडमेंट में 1976 में सोना सिंह कमेटी में हुआ था, और 86 में 11th वाला जो जुड़ा। और इतना थ्योरी पढ़ेंगे यूपीएससी के प्री तक, आपका इसी में से आएगा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या किसी भी टेस्ट सीरीज में जाइए, और बीपीएससी का जो नया पैटर्न है 68 का, ऐसे आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन ओरिएंटेड ही थ्योरी पढ़िए और बाकी क्वेश्चन बनाइए। उससे क्या होगा? एप्टीट्यूड डेवलप होगा, सॉल्व करेंगे। अब देखिए आराम से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A में, टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एक्ट। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दी हुई है उसके लिए हमें स्टैंड करना है, उसको फॉलो करना है। जितनी भी आर्टिकल दी है, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, चाहे जितने भी 395 आर्टिकल्स अब तो बढ़ गए, जितने भी हैं उसको फॉलो करना है हमें। अपने फ्लैग का जो राष्ट्रीय झंडा है उसको सम्मान करना है, नेशनल एंथम जो है जनगण उसको सम्मान करना है। सेकेंड है टू चेरिश, ये भी नंबरिंग भी याद कीजिएगा, 1 नंबर पे किया था, 20 नंबर पर किया था, ऐसे नहीं याद कीजिएगा, सीरियल वाइज जैसे दिया गया है ये, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट। देखते हैं एनसीईआरटी की किताब में भी ये सब चीज़ें दी रहती थी। क्यों दी रहती थी? एज ए सिटीजन, नहीं कि बीपीएससी और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी हम लोग ये सब चीज़ें, हम नागरिक हैं, सिटीजन हैं, हमें राइट मिली हुई है, तो ऐसी ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें हमको फॉलो करनी है। इसलिए उस समय से ही एनसीईआरटी से ही ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। सेकेंड क्या है? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो हमें उस चीज़ों को क्या रिस्पेक्ट भी करना है, प्यार करना है, जो भी नोबल आइडियाज़ थे जो इंस्पायर करते नेशनल फ्रीडम, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करना है किसको? सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। यूनिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपने कंट्री का बचाव करना है। टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है ना, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन से, लेकिन ब्रदरहुड सब में हमें फैलाना है स्पिरिट को। एफ पर क्या है
कि हमें सुरक्षा देना है, रिच हेरिटेज जो है हमारे कंपोजिट कल्चर का, उसको भी क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्या नेचुरल इन्वायरमेंट है, ये भी देखिए फंडामेंटल ड्यूटी है कि इन पेड़ काट देना, कहीं भी डस्टबिन को, कूड़ा जो भी होता है उसको डंप कर देना, चीज़ों को गंदा करना, तो नेचुरल इन्वायरमेंट भी है जो उसको भी प्रोटेक्ट करना है। साइंटिफिक टेम्पर को भी, कोई भी चीज़ें हो रही है इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, बस रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करना है, रोट लर्निंग नहीं चाहिए। ये भी एक हमारी जिम्मेवारी है कि किसी को पढ़ाएं तो बताएं भी इसके पीछे क्या कारण है। अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को देखते दंगा होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, पब्लिक प्रॉपर्टी बर्बाद की जाती है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस, हमें साइंटिफिक टेम्पर के थ्रू एक्सलेंस की ओर बढ़ना चाहिए ऑल स्फीयर में, इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव एक्टिविटी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। हु इज़ ए पेरेंट, जो भी पेरेंट गार्जियन है, देखिए लास्ट वाला जो 11th है कर्तव्य कब हुआ था, 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में। ऑपॉर्चुनिटी एजुकेशन फॉर चाइल्ड एज के वाट बिटवीन एज 6 to 14, जो भी 6 से 14 साल के बीच उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। देखिए हो गया जितना पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चन बनेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, किसमें मेंशन्ड है, आपको बताया था कि CLY याद कीजिएगा कितने नंबर पे है। देखिए क्वेश्चन आ गया राजस्थान PCS में, इसलिए बोल रहा था 11 का जितना भी CLY याद करिए। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट जो है 12 से 35, ये सब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। DPSP जितने भी हैं 36 से 51 सब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। प्रियम्बल क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब चीज़ें याद रखनी। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी 11 तक वो भी याद रखनी। तो ये कितने नंबर पे है, देखें नंबर 3 पे देख लेते हैं। देखिए ABC पर क्या है, C पर क्या है, टू प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, यानी 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे है। ओके, देखिए उससे क्वेश्चन आ गया। आते हैं नेक्स्ट, इसमें से पूछ रहा है कौन फंडामेंटल राइट नहीं है, नॉट है। टू वोट इन जनरल इलेक्शन, यही नहीं है। बाकी तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर है, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, और अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज, ये भी है। जितना पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन बने। देखिए IAS के प्री में पूछा गया है, लेकिन इसको जो आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं आराम से बनेगा। इसमें से बोल रहा है कि क्या ट्रू है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। एज लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज़, इसको इन्फोर्स किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइडेड नहीं। फंडामेंटल राइट को किया जा सकता है, DPSP और इसको नहीं, ये गलत हो गया। दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज़, नहीं लीगल ड्यूटीज़ नहीं है ये हमारे, ठीक है, लीगल से नहीं, ये लीगल से रिलेटेड ही नहीं है, तो नाइदर 1 और 2। नेक्स्ट आते हैं, अब पूछ रहा है कि किसमें है 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था, किसमें हुआ था, आर्टिकल 51A में, पार्ट 4 में, ठीक है, पार्ट 4A में, क्योंकि 3rd में क्या था, फंडामेंटल राइट, 4 में क्या था, DPSP, ये कहाँ से 12 ये 36 से 51 था, तो 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, और पार्ट 4 में DPSP, पार्ट 4A में क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऐसे कोरिलेट कर कर याद करेंगे स्टोरी की तरह। अब देखिए किस कमेटी में जुड़ा गया था, बलवंत राय मेहता में तो पंचायती राज से था, आयनगर कमेटी भी नहीं। स्वरण, देखिए स्वरण सिंह बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अब कब हुआ था, तो 1976 में, इमरजेंसी के बाद जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट 10 तक, और 11वां कब हुआ था, 86 अमेंडमेंट कब, 2002 में। तो ये वाला क्या हुआ, कब इनकॉर्पोरेट किया, कब लाया गया था, 1976 में। देखिए फिर कौन से कमेटी के थ्रू, तो स्वरण सिंह कमेटी, ये सब नहीं, अशोक मेहता, ये सब तो पंचायती राज सेकेंड टियर। सरकारिया कमीशन किसके लिए था, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये दूसरा है। अब देखिए फिर देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया, यानी कि इसको थ्योरी में बनाना है।
इम्पोर्टेंट है, सोरेन सिंह कमेटी। अब आते हैं कि उस कमेटी में, सोरेन सिंह कमेटी में कौन कौन थे। तो ये फैक्ट है, AR अंतुल्य थे, SS रे थे, CM स्टेफन थे। तो ABDC फैक्ट है, ये राजस्थान प्री में पूछा है। अब देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ है, देखिए यहाँ पार्ट 4 है, यहाँ पार्ट 4 है। तो इसमें ये DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नीति निर्देश में ये क्या था, फंडामेंटल ड्यूटी FD। तो ये हो जाएगा, जल्दी घबराहट में हम इसी में मार देंगे, ये पूरा ऑप्शन भी पढ़ना चाहिए। अब देखिए 10 फंडामेंटल किसके थ्रू, 42nd अमेंडमेंट, सब नींद में भी याद हो जाना चाहिए। देखिए कहाँ पर है, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़। यही क्वेश्चन, इतना ही थ्योरी है इसमें। देखिए 51 है, तो 42nd अमेंडमेंट में दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर 10 कमांडमेंट्स जो है 42nd अमेंडमेंट में क्या दिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए 42nd अमेंडमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 17 में आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ हैं, 42nd अमेंडमेंट में। 18 में, 1976 में 42 अमेंडमेंट में कौन सा न्यू चैप्टर गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में। देख रहे हैं, एक थ्योरी पढ़े उतना ही कितना क्वेश्चन आया वो। अब देखिए थोड़ा इसको पढ़ते आराम से। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल, ये नोट 2, देखिए नोट है, बताए थे नोट, जब ये इसको राउंड करें या अंडरलाइन करें दिमाग में रहे। दे कैन बी इन्फोर्स बाई रिट्स, नहीं, लॉ के थ्रू ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ये वर्ड ये है, गलत है। बाकी प्रमोट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के लिए, इसमें ठीक है। दे कैन बी यूज फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगस स्टैट्यूट, यस, यानी कि कोई भी लॉ बनाया गया, उस स्टैट्यूट बनाया गया जो लेजिस्लेशन से बना है, तो उसको देखें कि हाँ अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वॉयलेट कर रहा है तो भी इस स्टैट्यूट को हटा देंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूटी कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच हैज़ टू डिसाइड, यस ये भी सही है, जो भी बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही बनना चाहिए, लेकिन इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा क्वेश्चन था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल, कौन है इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल याद रहना चाहिए, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 थी, फंडामेंटल राइट में है। फ्री ए कंपल्सरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट में है। आर्टिकल कौन सा बताइए, कौन सा आर्टिकल के अंडर है, 20, उसमें भी कौन सा सोचते ही आपको बता चुके हैं। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। अब ये देखिए ये क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, किसमें था ये, DPSP में। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 50, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव करता है। तो बच कौन गया, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर। ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट इंक्लूड, देखिए डू नॉट है, टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, यस ये तो है ही। चेरिस फॉलो करना है, ये भी है। स्ट्राइप वर्ड अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 किसमें, फंडामेंटल राइट में, तो ये नहीं होगा। बाकी साइंटिफिक टेम्पर वाला तो है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच नॉट ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। टू डिफेंड कंट्री रेंडर्ड नेशनल सर्विस, यानी कभी भी जरूरत पड़ेगी देश को सेवा करने के लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, ये सही है। वैल्यू प्रिजर्व करना, रिच हेरिटेज ओवर कंपोजिट कल्चर, ये भी सही है। हेल्प इन विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 किसमें, DPSP नीति निर्देश, ये नहीं होगा। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व वायलेंस, भी सही है। अब देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग हैव बीन प्रिस्क्राइब बाय फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन है, डिफेंड द कंट्री, ठीक है। पे इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं है। प्रिजर्व रिच हेरिटेज, ये भी सही है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो 1, 3, 4। नेक्स्ट आएंगे, अब इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन है, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ और कंपोजिट कल्चर, ये सही है। प्रोटेक्ट वीकर सेक्शन, देखिए सोशल इनजस्टिस, सोशल जस्टिस के बारे में किसमें, DPSP के बारे में बताया गया ना, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, तो ये नहीं होगा। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये सही है। स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंट इन ऑल स्फीयर, ये भी सही है, तो 1, 3, 4। अब इसमें से फंडामेंटल राइट कौन है बताना है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द, प्रोटेक्शन करना है। देखिए नेशनल फ्लैग है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ भी है, बाकी शेड्यूल वाला तो था ही नहीं। विलेज पंचायत DPSP में, ये फंडामेंटल राइट के अंदर
और डीपीएसपी। बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन। लेकिन क्या पूछ रहा है? प्रोटेक्शन। नेशनल फ्लैग को क्या करना है? अवॉइड करना है, फॉलो करना है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाए प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ को करना है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इन इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, तो किस में दिया गया है? ताकि 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। चलिए 28 नंबर में क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट कौन है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर पार्ट ऑफ फंडामेंटल, नहीं, फंडामेंटल राइट तो अलग है। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, ठीक है, 12 से 35 में। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में है? पार्ट 4A में, 51A में। तो दोनों अलग है। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट, देखिए यहाँ पर सेकंड में वही कर रहा है, सही है। फंडामेंटल ड्यूटी इन्यूमरेटेड पार्ट 4 51। ये देखिए विच वन ऑफ दी नॉट फंडामेंटल ड्यूटी कौन नहीं है? रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ये तो है ही फंडामेंटल, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए नेशनल एंथम। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी भी सही है। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये नहीं है। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी ये नहीं है। प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट तो है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं टोटल? पहले 10 थे, 42nd अमेंडमेंट 1976 में, लेकिन 2002 में जो 26 अमेंडमेंट हुआ था उसमें कितने हो गए थे? एक और जोड़ा गया था, टोटल 11 थे। कितने? 9 यहाँ दिया गया है, 12 यहाँ गया, 11 20, ठीक है, तो 11 होगा। विच ऑफ द नॉट प्रोवाइडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो क्या है? रिस्पेक्ट, ये तो दिया ही गया है। प्रोवाइड स्पीट ऑफ ब्रदरहुड से, ये भी सही है। रिस्पेक्ट और नहीं, ये वाला तो नहीं है। रिस्पेक्ट और पेरेंट्स एंड टीचर कैसे करना चाहिए? मोरल ड्यूटी तो है ही हमारे पेरेंट्स और टीचर को रिस्पेक्ट करना। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कम्युनिटी भी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन के लिए नहीं है, वहाँ साइंटिफिक टेम्पर के लिए सेवर पब्लिक प्रॉपर्टी है। अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट आइडिया। देखिए IAS 2011, लेकिन जितना पढ़ाया था थ्योरी में सब बन गया उसी से, कोई एक्स्ट्रा मेथड लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली। अब देखिए इसमें से करना है, नोट करेक्टली मैच है। देखिए पार्ट 2 में सिटीजन तो है ही, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में DPSP। देखिए इसको क्या किया? फंडामेंटल ड्यूटी को 5 नहीं है, 4A में, ठीक है, ये गलत। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कहाँ प्रोवाइड किया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। देखिए IAS 2015 में पूछा गया था, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस 11 जितना भी दिया गया ABC CL वाइज याद किए रहते, ये क्वेश्चन बन गया रहता। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ये फैक्ट है। UP BO में, ठीक है, पूछा गया 2019 में, तो इसका हो जाएगा 251C। 51C में है, थोड़ा ज़्यादा डीप में गया है ये। टू हैव कंपैशन फॉर, मतलब लिविंग क्रिएचर के लिए दया चाहिए, ये किस में है? तो ये आर्टिकल 51A G में, ठीक है, ये 4 हो गया। और C है 1 में, आर्टिकल 51A H में, क्या है? डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरिंग एंड रिफॉर्म। तो बच गया 3 में कौन सा? आर्टिकल 50 में क्या है? सेपरेट, ये तो पता है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में, DPS में पढ़ाया था। तो 2413 किस में है? B में। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो मैंने फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, DPSP के वीडियो में नीति निर्देश और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तीनों का कर लिए, तो क्वेश्चन जरूर आएंगे 68 BPSC में। अभी 68 BPSC के लिए क्वेश्चन ओरिएंटेड बनाया हूँ, और 69th BPSC के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको मैं NCERT से हिंदी बाइलिंगुअल पढ़ाता ही हूँ, प्लस स्टैंडर्ड बुक। ये स्टैंडर्ड बुक में कौन आ जाएगा? लक्ष्मीकांत, उसकी जितनी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, फैक्ट है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बनाने का ये स्टार्ट करूँगा। लेकिन अभी 68 के लिए जो पढ़ चुके हैं कुछ भी बस, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं कर पा रहे हैं, और एग्ज़ाम है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में उनके लिए। लेकिन आप 69th के भी हैं, तो आप जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ को समझ आ रहा होगा।
और बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कि ग्रो करूं मैं भी, और पूरा सिलेबस मैं कवर कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी ऑल सिविल सर्विसेज प्री के लिए भी पढ़ा रहा हूँ मैं, प्री हो जाएगा तब मेंस के लिए करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।